हेलो बच्चा पार्टी। क्योंकि हम जानते हैं हमारे मिड टर्म एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं, तो क्यों ना एक एफएमएम की वन शॉट रिवीजन की जाए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इन्वेस्टमेंट बेसिक्स, चैप्टर नंबर 1। फर्स्ट टॉपिक है इसमें इन्वेस्टमेंट। जब भी हम अपनी आइडल सेविंग्स को यूज़ करते हैं और उस पर कुछ रिटर्न अर्न करते हैं, उसे हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट। क्यों हमें इन्वेस्ट करना चाहिए? क्योंकि हमें हमारी आइडल रिसोर्सेज पे कुछ रिटर्न मिलता है। क्योंकि फ्यूचर अनसर्टेन है, इसीलिए हमें कुछ ना कुछ प्रोविज़न करना चाहिए उसके लिए। देन हमारा कुछ स्पेसिफिक गोल होता है लाइफ में, उसके लिए हमें ये करना चाहिए। चलो नेक्स्ट टॉपिक, कब से हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? जल्दी से जल्दी। क्योंकि अगर हम जल्दी करेंगे, रेगुलरली करेंगे और लॉन्ग टर्म के लिए करेंगे इन्वेस्टमेंट, नॉट फॉर शॉर्ट टर्म, तो हमारे लिए ज़्यादा बेटर है। क्योंकि हमारी मनी को ग्रो करने के लिए टाइम मिलेगा, कंपाउंडिंग हो पाएगी, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट अर्न कर पाएंगे हम। देन क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी है जब हमें इन्वेस्टमेंट करनी है तो रिटन डॉक्यूमेंट्स ऑब्टेन करने हैं जो एक्सप्लेन कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट को। उन्हें अच्छे से पढ़ना है, समझना है, लेजिटिमेसी देखनी है कि वो लीगल है या नहीं, उससे जुड़े हुए कॉस्ट और बेनिफिट्स को समझना है, रिस्क और रिटर्न को समझना है, लिक्विडिटी और सेफ्टी एस्पेक्ट्स को समझना है, तभी हम कोई इन्वेस्टमेंट करेंगे। अब इंटरेस्ट क्या है? जब भी हम किसी से पैसे लेते हैं उधार, तो हम क्योंकि किसी के पैसे को यूज़ कर रहे हैं, तो उसके बदले में हम उन्हें उनके पैसे के साथ कुछ एक्स्ट्रा ऐड ऑन करके अमाउंट देते हैं, जिसे बोलते हैं इंटरेस्ट, और हिंदी में इसे बोलते हैं ब्याज। नाउ कम्स कौन से फैक्टर्स हैं जो इंटरेस्ट रेट को डिटरमाइन करते हैं? डिमांड फॉर मनी, लेवल ऑफ गवर्नमेंट बोरोइंग्स, सप्लाई ऑफ मनी, इन्फ्लेशन रेट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट की पॉलिसीज। ये सब चीज़ें हैं जो इंटरेस्ट रेट को डिटरमाइन करेंगी। नाउ कम्स क्या क्या ऑप्शंस हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। तो हमारे पास फिजिकल एसेट्स भी है और फाइनेंशियल एसेट्स भी है। फिजिकल एसेट्स जैसे कि रियल एस्टेट, गोल्ड, ज्वेलरी, कमोडिटीज़, ये सब चीज़ें। और फाइनेंशियल में हमारे हो गए फिक्स्ड डिपॉजिट, स्मॉल सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स, इंश्योरेंस हो गई, पेंशन फंड हो गया, सिक्योरिटीज़ हो गई हमारी, शेयर्स, बॉन्ड, डिबेंचर्स, ये सब। चलो अब हम समझेंगे वेरियस शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑप्शंस क्या है जिनमें हम कुछ टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ऐसे ऑप्शंस तो है ना, सेविंग बैंक अकाउंट, जब मर्जी हम ये अकाउंट, मतलब ये जो अकाउंट होता है ऑलमोस्ट हर सिटीजन का होता है। ऐसी सर्विस है जो हर इंसान का ये वाला अकाउंट होता है, क्योंकि इसमें क्या है, हम कभी भी जाते हैं डिपॉजिट कर देते हैं अमाउंट, कभी भी हम जाते हैं विड्रॉ कर लेते हैं। ये जो है हमें कम इंटरेस्ट देता है, ठीक है। और इसके अलावा ये हमें क्या बताते हैं कि मनी मार्केट और लिक्विड फंड्स नंबर 2, ये भी हमारा शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑप्शन है। ये म्यूचुअल फंड का एक स्पेशलाइज्ड फॉर्म है। इसमें क्या होता है, इजी लिक्विडिटी मिलती है और ये सेविंग अकाउंट से थोड़ा सा बेटर रिटर्न देता है। नाउ कम्स फिक्स्ड डिपॉजिट। फिक्स्ड डिपॉजिट क्या देता है? ये हमें इन दोनों से, ऊपर वालों से, सेविंग एंड मनी मार्केट से ज़्यादा रिटर्न देते हैं। और इसमें जो हमारा मिनिमम इन्वेस्टमेंट पीरियड होता है वो 30 डेज़ का होता है। और फिक्स्ड डिपॉजिट को हम टर्म डिपॉजिट भी बोलते हैं। और इसमें ये कौन लोग करते हैं? जिनका लो रिस्क जो लेना चाहते हैं वो वाले लोग। और कम से कम हमारा पीरियड जो है वो 6 मंथ से लेकर 12 मंथ्स तक होना चाहिए, वरना ये कम रिटर्न देंगे। ओके, सो नाउ कम्स लॉन्ग टर्म ऑप्शंस। जैसे शॉर्ट टर्म है वैसे लॉन्ग टर्म भी है। तो लॉन्ग टर्म में क्या क्या है? पोस्ट ऑफिस सेविंग, ये क्या है, हमारी मंथली इनकम स्कीम है, लो रिस्क होता है इसमें और हम ये फैसिलिटी पोस्ट ऑफिस से ले सकते हैं। देन कम्स पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ये लॉन्ग टर्म सेविंग इंस्ट्रूमेंट है, मेच्योरिटी इसकी 15 ईयर्स है और इंटरेस्ट इस पे पेबल होता है 8% कंपाउंडेड एनुअली। नाउ कम्स कंपनी फिक्स्ड डिपॉजिट, ये हमारे शॉर्ट टर्म होते हैं टू मीडियम टर्म, राइट। शॉर्ट टर्म मतलब 6 मंथ्स, मतलब 6 मंथ से लेकर ये हमारा मीडियम टर्म 3 to 5 ईयर्स तक होते हैं। इसमें बोरोइंग्स होती है, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है और जो कि हमें मंथली, क्वार्टरली, सेमी एनुअली या एनुअली मिलता है। अब आता है बॉन्ड। ये क्या है? प्रॉमिस होता है कि हमें प्रिंसिपल को वापस करना है एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ, एक स्पेसिफाइड डेट के साथ, जिस डेट को बोला जाता है मैच्योरिटी डेट। अब आता है म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं? ये एक इन्वेस्टमेंट कंपनी ऑपरेट करती है, पब्लिक से मनी रेज करती है, फिर उनको इन्वेस्ट करती है शेयर्स, डिबेंचर्स, इन सब चीज़ों में।
नाउ कम्स स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज क्या है? ये एक मार्केट प्लेस है जहाँ पर फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ इशू की जाती हैं, सेल करते हैं सिक्योरिटीज़ को, बाय करते हैं। ओके, ये इक्विटी शेयर है क्या? तो एक कंपनी में एक कंपनी का हिस्सा है इक्विटी या शेयर। सिंपली द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टर्स शेयर इन अ कंपनी। मेरा इस कंपनी में क्या हिस्सा है? मतलब कि मैंने उसके जितने शेयर्स खरीदे हैं, जितनी वैल्यू है उन शेयर्स की। ओके, नाउ कम्स डेट इंस्ट्रूमेंट। डेट इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें एक पार्टी दूसरी पार्टी को कुछ मनी लेंड करती है और टर्म्स पहले से डिसाइड कर देते हैं कि क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, कितनी पीरियोडिसिटी होगी इंटरेस्ट की, मतलब कितने टाइम में इंटरेस्ट देंगे, कब रीपे करेंगे प्रिंसिपल जो बोरो किया गया था। नाउ इंडियन सिक्योरिटीज मार्केट में जो बॉन्ड है ना, टर्म, वो किसके लिए यूज होता है? जो इशू करते हैं डेट इंस्ट्रूमेंट सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस। और डिबेंचर किसके लिए होता है? जो प्राइवेट सेक्टर इशू करता है। नाउ कम्स डेरिवेटिव। डेरिवेटिव वो है जिसकी वैल्यू डिराइव की गई है, इसके नाम से ही पता चल रहा है। और किससे डिराइव की जाती है? वन और मोर बेसिक वेरिएबल, जैसे कि एसेट कोई भी हो सकता है हमारा, इक्विटी, इंडेक्स, फॉरेन एक्सचेंज, कमोडिटी या कोई भी और एसेट। नाउ कम्स इंडेक्स। इंडेक्स क्या है? जो एक पोर्टफोलियो बताता है, मतलब कैसे कैसे शेयर प्राइस मूव कर रहे हैं, एक इंडिकेशन देता है हमारा मार्केट ट्रेंड का। नाउ कम्स डिपॉजिटरी। डिपॉजिटरी क्या है? एक बैंक है जहाँ पर हम सिक्योरिटीज़ जमा करते हैं, जैसे कि शेयर्स, बॉन्ड, सिक्योरिटीज़, ये सब चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। क्योंकि बैंक में हम पैसे जमा करते हैं, वैसे ही याद रखेंगे कि डिपॉजिटरी में हम सिक्योरिटीज़ जमा करते हैं। अब आया डीमटेरियलाइजेशन। डीमटेरियलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें फिजिकल सर्टिफिकेट्स को कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में विद द डीपी, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। नाउ कम्स चैप्टर 2, सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज जैसे हमने अभी बात करी, शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, ये सब क्या है? सिक्योरिटीज है। सिक्योरिटीज मार्केट क्या है? वो जगह, प्लेस जहां पर बायर्स और सेलर सिक्योरिटीज में डील करेंगे, बाय और सेल करेंगे शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स। हाँ, तो अब फंक्शन क्या है सिक्योरिटीज मार्केट का? सिक्योरिटीज मार्केट जिसके पास पैसे हैं उनसे पैसे लेकर कंपनी को दे देती है। जैसे कि इन्वेस्टर, उनके पास एक्सेस मनी थी, उन्होंने क्या करा? कंपनी में इन्वेस्ट किया, और जिसको नीड थी कंपनी, उनको वैसे मिल गए। तो ये क्या है? एक चैनल बन जाती है, ठीक है। जिसको नीड है उसकी नीड को पूरा करने के लिए इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहा है ताकि उसे कुछ रिटर्न मिले। कंपनी अपना बिजनेस चलाने के लिए उसे फंड्स चाहिए तो वो उसे इन्वेस्टर दे रहे हैं। चलो नेक्स्ट कम्स, कौन सी सिक्योरिटीज है जिसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं? शेयर्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, डेरिवेटिव्स, म्यूचुअल फंड्स, जैसे कि हमने अभी पढ़ा। नाउ कम्स, क्यों सिक्योरिटीज मार्केट को रेगुलेटर चाहिए? हर जगह पर कोई ना कोई हेड होते हैं, हर जगह पर सीईओ हो गए, हमारे स्कूल में प्रिंसिपल्स हैं, वाइस प्रिंसिपल्स हैं, तो हर जगह पर एक घर पे हमारे पेरेंट्स हैं। तो हर जगह को रेगुलेट करने के लिए कुछ हायर ऑफिशियल्स या हाई लेवल पे कुछ लोग होने चाहिए, ताकि सब चीज़ें स्मूथली चले। घर जो है हमारा कौन मैनेज करता है? हमारे मदर एंड फादर। वैसे ही स्कूल हमारा कौन मैनेज करता है? टीचर्स, प्रिंसिपल्स। तो एक रेगुलेटर चाहिए होता है ताकि जो मार्केट के पार्टिसिपेंट्स हैं ना, वो अच्छे से काम करे। वैसे ही अगर हमारे पेरेंट्स नहीं होंगे घर पे तो हम कुछ भी करेंगे, खेलेंगे, पढ़ेंगे नहीं, खाएंगे, पिएंगे, घूमेंगे, कुछ भी करेंगे बट पढ़ेंगे नहीं, है ना। तो यही चीज़ें सिक्योरिटीज़ मार्केट में होती है, कोई ना कोई रेगुलेटर चाहिए होता है हर जगह पर, हर फील्ड में। सो नाउ कौन है जो सिक्योरिटीज मार्केट को रेगुलेट करता है? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, DEA, डिपार्टमेंट ऑफ कंपनीज अफेयर्स, DCA, RBI, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एंड सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। नाउ कम्स सेबी। उसका रोल क्या है? तो सेबी एक रेगुलेटरी बॉडी है, रेगुलेटरी अथॉरिटी है सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग, सेबी एक्ट 1992 के अकॉर्डिंग। अब इसकी पावर्स क्या क्या है, इसका रोल क्या है? तो ये इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं, डेवलपमेंट का ध्यान रखते हैं सिक्योरिटीज़ मार्केट की, उसे प्रमोट करते हैं, सिक्योरिटीज़ मार्केट को रेगुलेट करते हैं। नाउ कम्स, इसके अलावा क्या क्या पावर्स है?
स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करते हैं, स्टॉक ब्रोकर्स को रेगुलेट करते हैं, रजिस्टर करते हैं, उनका काम प्रमोट करते हैं, सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस को इन्फॉर्मेशन लेते हैं, इंस्पेक्शंस कंडक्ट कराते हैं, इंक्वायरीज करते हैं। तो ये सब काम सेबी का है। नाउ कौन कौन लोग हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं सिक्योरिटीज़ मार्केट में? जो भी लोग इससे जुड़े हुए हैं वो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं। एंड यहाँ पर हम 3 पार्टिसिपेंट्स की बात करेंगे जो मेन है, इशूअर कंपनी, देन इन्वेस्टर जो इन्वेस्ट करेगा जनरल पब्लिक, एंड इंटरमीडियरीज दैट इज मर्चेंट बैंकर, ब्रोकर, ये सब लोग जो मीडिएटर होते हैं इन्वेस्टर और इशूअर के बीच में। नाउ कम्स, क्या ये ज़रूरी है कि इंटरमीडियरी के थ्रू ही हम डील करें? ज़रूरी नहीं है, बट एडवाइस किया जाता है कि इंटरमीडियरी के थ्रू हमें डील करना चाहिए ताकि हमारे पास सिक्योरिटी हो। नाउ कम्स सेगमेंट्स। कौन से सेगमेंट्स हैं? प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी जहाँ पर नया इशू होता है, एंड सेकेंडरी जहाँ पर प्रीवियसली सिक्योरिटीज़ जो इशू हो चुकी हैं उनसे डील किया जाता है। नाउ कम्स चैप्टर नंबर 3, प्राइमरी मार्केट। अब प्राइमरी मार्केट का रोल क्या है? नई सिक्योरिटीज़ को सेल करना, है ना। तो इससे क्या है, अपॉर्चुनिटी मिलेगी इशूअर ऑफ सिक्योरिटीज़ को, गवर्नमेंट को, ताकि वो रेज कर सके रिसोर्सेज, मतलब मनी। नाउ अब इशू जो है ये होगा फेस वैल्यू पे भी हो सकता है, डिस्काउंट पे भी हो सकता है और प्रीमियम पे भी हो सकता है। अब ये फेस वैल्यू क्या है? ये एक वैल्यू है, नॉमिनल या स्टेटेड वैल्यू, जो एक सिक्योरिटी को दी जाती है। शेयर्स के लिए ओरिजिनल कॉस्ट जो होती है सर्टिफिकेट पे लिखी हुई स्टॉक की, उसे बोलते हैं। और बॉन्ड्स के लिए जो अमाउंट पे की जाती है मैच्योरिटी पर होल्डर को, एंड इसे हम पार वैल्यू या सिंपली पार भी कहते हैं। अब इक्विटी के लिए मान लो जो फेस वैल्यू है वो यूजुअली क्या होती है, एक छोटा सा अमाउंट होता है, 5 या 10 रुपीज़, और जो मार्केट में 100 या 1000 भी हो सकता है, कुछ और प्राइस भी हो सकता है। बट डेट सिक्योरिटीज़ में क्या होता है, हमारा जो बॉन्ड मैच्योर होता है उसकी जो फेस वैल्यू होती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में 100 होती है, और ये जो प्राइस है ये हमारा सिक्योरिटी ट्रेड पर डिपेंड करता है, ये फ्लक्चुएशंस जो भी हो रही है इंटरेस्ट रेट की। नाउ कम्स प्रीमियम क्या है, डिस्काउंट क्या है? अगर कोई शेयर फेस वैल्यू से अबव अमाउंट पर डील हुआ है उसे बोलते हैं प्रीमियम, और फेस वैल्यू से कम का है तो उसे हम बोलेंगे डिस्काउंट। तो क्या बोला, सिक्योरिटीज़ जनरली हमारी 5, 10 या 100 की डिनोमिनेशंस में होती है, इसे बोलते हैं फेस वैल्यू या पार वैल्यू। अब सिक्योरिटी को अगर हम सेल कर रहे हैं फेस वैल्यू से अबव तो हो गया हमारा प्रीमियम, अगर फेस वैल्यू से लेस तो हो गया हमारा डिस्काउंट। नाउ कम्स, क्यों ये शेयर करती है कंपनी इशू पब्लिक को? क्यों करती है? क्योंकि उन्हें फंड्स चाहिए, उन्हें रिसोर्सेज चाहिए पब्लिक से, है ना, तभी तो ये करते हैं। क्योंकि एक प्रमोटर जो है उसके पास इतना सारा फंड तो नहीं आ जाएगा, तो क्या करते हैं, इनसफिशिएंट फंड होते हैं, तो कंपनी क्या करती है, या अपने आप को, एक कंपनी को एक्सपैंड करना है तो वो पब्लिक इशू लाती है। नाउ डिफरेंट काइंड्स ऑफ इश्यूज। तो सबसे पहला है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जो नाम से ही पता चल रहा है हमें कि जब अनलिस्टेड कंपनी एक फ्रेश इशू लाती है सिक्योरिटीज़ का, या ऑफर फॉर सेल लाती है एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ की पहली बार पब्लिक के लिए, तो उसे हम बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। और फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग क्या है, फर्दर इशू भी बोलते हैं इसमें, जो ऑलरेडी लिस्ट हो चुकी है कंपनी वो कोई फ्रेश इशू लाती है तो उसे हम बोलते हैं, या ऑफर फॉर सेल लाती है तो उसे हम बोलते हैं फर्दर इशू। नाउ कम्स राइट इशू। इसमें क्या होता है, एक लिस्टेड कंपनी क्या करती है, प्रपोज करती है इशू के लिए फ्रेश सिक्योरिटीज़ का एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, पुराने शेयर होल्डर्स को ऑफर दिया जा रहा है, उन्हें राइट दिया जा रहा है। नॉर्मली ये रेशियो में दिया जाता है कि नंबर ऑफ सिक्योरिटीज़ जिसके पास जितनी है उसके अकॉर्डिंग बेस्ट सूटेड जो होगा वो कंपनी करती है रेज करने के लिए कैपिटल, ताकि जो कंट्रोल है वो नए शेयर होल्डर्स के पास नहीं जाए, जो पुराने हैं उनके पास ही रहे। नाउ कम्स प्रेफरेंशियल इशू। इसे हम इशू ऑफ शेयर्स या कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज़ भी कहते हैं, जो लिस्टेड कंपनीज की होती हैं, जो कि सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन्स को दिया जाता है सेक्शन 81 के अकॉर्डिंग, कंपनीज एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग। ये ना ही राइट इशू है ना ही पब्लिक इशू है, ये एक फास्टर वे है कंपनी का रेज करना इक्विटी कैपिटल के लिए।
अब इसमें क्या होगा, कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग जो भी रूल्स और रेगुलेशंस है उन्हें फॉलो किया जाएगा, सेबी की गाइडलाइंस होंगी उनके अकॉर्डिंग से। सो नाउ इशू प्राइस क्या है? वो प्राइस जिस पे कंपनी के शेयर्स ऑफर किए जाते हैं ना इनिशियली प्राइमरी मार्केट में, उसे इशू प्राइस कहते हैं। बाद में चाहे उसका प्राइस जब मार्केट में वो ट्रेड होए तो वो अबव या बिलो हो सकता है, बट जिस पे ऑफर किए जाएंगे उसे बोलते हैं इशू प्राइस। मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होती है ना, कंपनी की वैल्यू होती है। मार्केट वैल्यू जो होती है ना कोटेड कंपनी की, जैसे कैलकुलेट हम कैसे करते हैं, करंट शेयर प्राइस ले लिया जिसे मार्केट प्राइस बोलते हैं और उसे नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे कि 120 मिलियन शेयर्स है और करंट मार्केट प्राइस है 100, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो मार्केट कैपिटलाइजेशन आ जाएगी हमारी 12,000 मिलियन। नाउ कम्स पब्लिक इशू और प्राइवेट प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है। पब्लिक इशू होता है जनरल पब्लिक के लिए एंड प्राइवेट प्लेसमेंट होता है सिलेक्टेड सेट ऑफ पीपल के लिए। नाउ कम्स कंपनीज एक्ट 1956 क्या बोलती है, एक इशू पब्लिक कब बनेगा, जब अलॉटमेंट होगी 50 लोगों की या उससे ज़्यादा, और प्राइवेट प्लेसमेंट होगा अगर उसमें 50 से कम लोग हैं तो। नाउ कम्स कौन है जो डिसाइड करता है प्राइस ऑफ इशू। तो इशूअर जो है कंसल्ट करता है मर्चेंट बैंकर के साथ, फिर वो डिसाइड करते हैं प्राइस। दो टाइप्स ऑफ इश्यूज होते हैं हमारे पास, एक जब कंपनी और लीड मर्चेंट बैंकर प्राइस को फिक्स कर देते हैं उसे बोलते हैं फिक्स्ड प्राइस, और दूसरा होता है जब कंपनी और लीड मैनेजर जो है वो स्टिप्यूलेट करते हैं एक फ्लोर प्राइस और अ प्राइस बैंड। एक फ्लोर प्राइस बता दिया मतलब एक मिनिमम प्राइस बता दिया या फिर एक प्राइस बैंड बता दिया जैसे मान लो 100 जो है हमारा वो मिनिमम प्राइस है मतलब फ्लोर प्राइस होगा, और प्राइस बैंड जो होता है ना वो हमारा 20 सिर्फ ऊपर जाएगा, मतलब 20% मतलब 20% का गैप होता है उसमें कि अगर 100 है तो हमारा 120 तक जाएगा, ठीक है ना। तो जो उसकी कैप प्राइस है, मैक्सिमम प्राइस होगी हमारी 120 और जो मिनिमम है दैट इज़ द फ्लोर प्राइस, और मार्केट प्राइसेस पर छोड़ देता है फाइनल प्राइस डिसाइड करने के लिए बुक बिल्डिंग के थ्रू। अब बुक बिल्डिंग क्या है, तो बुक बिल्डिंग एक प्रोसेस है जिसमें आईपीओ में जो कि यूज़ होता है एफिशिएंट प्राइस डिस्कवरी करने के लिए। इसमें क्या होता है, आईपीओ जब ओपन होता है बिड्स कलेक्ट की जाती है इन्वेस्टर्स से जो कि फ्लोर प्राइस के जितनी होगी या उससे ऊपर हो सकती हैं प्राइस बैंड वाले में से, ठीक है। तो वो जो हमारा ऑफर प्राइस होगा वो डिटरमाइन हो जाएगा बिड क्लोजिंग डेट के बाद, राइट। नाउ अब क्या डिफरेंस है बुक बिल्डिंग में और नॉर्मल पब्लिक इशू में। देखो बुक बिल्डिंग में क्या होता है कि जो हमारे प्राइसेस हैं, बिड्स हैं, वो इन्वेस्टर्स से कलेक्ट किए जाते हैं, उसके बाद प्राइस डिसाइड होता है। बट जो नॉर्मल पब्लिक इशू है उसमें पहले से ही प्राइस डिसाइड हो जाता है, और जो बुक बिल्डिंग है उसमें डिमांड पहले से पता होती है हमारी, एवरीडे हम पता लगा सकते हैं, और बुक बिल्डिंग में एवरीडे हम पता लगा सकते हैं, और पब्लिक इशू में हमारे पास क्लोज ऑफ द इशू के टाइम पता चलती है। अब कट ऑफ प्राइस क्या है, बुक बिल्डिंग इशू में क्या होता है कि जो इशूअर है ना उसको क्या करना होता है, इंडिकेट करना होता है प्राइस बैंड या फ्लोर प्राइस, जैसे हमने अभी पढ़ा प्रोस्पेक्टस में बताते हैं। तो जो एक्चुअल डिस्कवर होता है ना इशू प्राइस, वो हमारा प्राइस बैंड हो सकता है, प्राइस बैंड में से कोई भी है ना फ्लोर प्राइस के ऊपर। तो ये जो इशू प्राइस होता है इसी को हम कट ऑफ प्राइस बोलते हैं। फिर जो हमारे इशूअर और लीड मैनेजर है वो डिसाइड करते हैं इसे बुक को कंसिडर करके और इन्वेस्टर एपेटाइट देखकर। अब फ्लोर प्राइस जैसे मैंने बता चुकी हूँ मिनिमम प्राइस है जिसमें बिड्स आती हैं जिस पे कम से कम। नाउ प्राइस बैंड भी मैंने बताया 100 से, जैसे मान लो 120 है तो इसका 20% ही ऊपर जाता है बस। देन कम्स प्राइस बैंड को कौन डिसाइड करता है, तो कंपनी मर्चेंट बैंकर से कंसल्ट करके। उसके बाद मिनिमम नंबर ऑफ डेज कितने हैं जब बिड ओपन होती है हमारी, तो वह 3 मिनिमम नंबर ऑफ डेज होते हैं। क्या ओपन आउटक्राई सिस्टम यूज़ कर सकते हैं हम बुक बिल्डिंग में, नहीं कर सकते, क्योंकि ओपन आउटक्राई सिस्टम में क्या होता था वो हमारी ऑफलाइन होती थी, और ये है हमारी जो बुक बिल्डिंग है वो हमारी इलेक्ट्रॉनिकली होती है, तो इसलिए इसमें पॉसिबल नहीं है। क्या एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर जो है वो यूज़ कर सकता है बुक बिल्डिंग फैसिलिटी एप्लीकेशन करने के लिए, बिल्कुल येस कर सकते हैं, ठीक है। हाउ डज वन नो, किसी को कैसे पता चलेगा कि कितने शेयर अलॉट हुए, तो सेबी की जो इशू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स रेगुलेशंस 2009 है वो कहती है कि जो बेसिस ऑफ अलॉटमेंट है ना वो 8 डेज में, इशू क्लोज डेट से 8 डेज में हो जाना चाहिए कंप्लीट। फिर
जब बेसिस ऑफ अलॉटमेंट हो गया तो 2 वर्किंग डेज में जो डिटेल्स हैं, क्रेडिट टू डीमैट अकाउंट, अलॉटमेंट एडवाइस एंड डिस्पैच ऑफ रिफंड ऑर्डर नीड्स टू बी कंप्लीटेड। जिसको तो अलॉट हो गए शेयर्स ठीक है, जिसको नहीं हो उसे रिफंड कर दो। तो इन्वेस्टर को ये सब जानने में 11 डेज लगते हैं फ्रॉम द क्लोजर ऑफ इशू, वेदर शेयर्स उसे अलॉट हुए हैं या नहीं हुए हैं। हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू गेट द शेयर्स लिस्टेड आफ्टर इशू, कितने दिन लगते हैं? तो 12 दिन लगते हैं क्लोजर के बाद। अब रजिस्ट्रार क्या रोल है? तो रजिस्ट्रार का रोल है फाइनलाइज करना एलिजिबल अलॉटीज कौन से हैं, डिलीट करके इनवैलिड एप्लीकेशंस को, और इंश्योर करना कि जो कॉरपोरेट एक्शन था, क्रेडिटिंग जो शेयर्स की होनी थी डीमैट अकाउंट में, वो हो गई है या नहीं, रिफंड जो है वो डिस्पैच हो गया है नहीं। तो ये सब चीज़ें रजिस्ट्रार देखते हैं। देन क्या एनएससी प्रोवाइड करता है आईपीओ की फैसिलिटी? बिल्कुल करते हैं। नाउ बुक बिल्डिंग के फ़ायदे क्या हैं? नेशन वाइड फैसिलिटी है, फेयर, एफिशिएंट और ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, कॉस्ट इन्वॉल्व बहुत कम है, टाइम टेकन भी बहुत कम होता है इसमें। नाउ प्रॉस्पेक्टस क्या होता है? इसमें हमारी सारी इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हैं लिखी होती है कंपनी के बारे में। कंपनी क्यों रेज कर रही है मनी, कहाँ वो स्पेंड करने वाली है, क्या वो रिटर्न एक्सपेक्ट कर रही है, क्या उसकी करंट परफॉर्मेंस है, क्या उसकी पास्ट परफॉर्मेंस थी, क्या कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट है। ये सारी चीज़ें जो मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन होती है ना इशू के रिगार्डिंग, वो सब हमें प्रॉस्पेक्टस में मिलती है। ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट क्या है? ऑफर डॉक्यूमेंट जो होता है ना वो प्रॉस्पेक्टस होता है पब्लिक इशू के केस में, और ऑफर फॉर सेल या लेटर ऑफ ऑफर होता है राइट इशू के केस में, जो कि फाइल किया जाता है आरओसी के पास, रजिस्ट्रार और ऑफ कंपनीज के पास और स्टॉक एक्सचेंज के पास। अब ये इसमें हमारी सारी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन होती है जो इन्वेस्टर को चाहिए होती है। अब ये जो है ना हमारा ड्राफ्ट स्टेज में होता है, इसलिए इसका नाम है ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट। फिर सेबी के पास इसे फाइल किया जाता है 30 दिन पहले रजिस्ट्रेशन के, रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस से पहले। फिर सारी चीज़ें चेक की जाती हैं, सेबी जो है वो अगर उसमें कुछ चेंजेस करने हैं तो वो कर देते हैं। नाउ एब्रिज्ड प्रॉस्पेक्टस क्या होता है? शॉर्टर वर्जन है प्रॉस्पेक्टस का, और इसमें सारे फीचर्स है प्रॉस्पेक्टस के, सेलिएंट फीचर्स। अब कौन बनाता है? पब्लिक इशू जो है कंपनीज का, ये हैंडल कौन करता है? मर्चेंट बैंकर्स, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबल है प्रोजेक्ट के लिए, उसकी कॉस्ट के लिए, प्रॉफिटेबिलिटी के लिए, इन सब चीज़ों के लिए। अब लॉक इन क्या होता है? फ्रीज होता है सेल ऑफ शेयर्स पे एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए। सेबी की जो गाइडलाइंस होती हैं वो बताती हैं कि स्टिपुलेटेड लॉक इन रिक्वायरमेंट्स होता है शेयर्स पे। ये क्यों होता है प्रोमोटर्स का? मेनली टू इंश्योर दैट द प्रोमोटर्स और मेन पर्सन जो है ना कंट्रोल जो कर रहे हैं, उनके मिनिमम परसेंटेज जो है वो कंपनी में बनी रहे। फिर लिस्टिंग क्या है? एडमिशन करना, न्यू सिक्योरिटीज़ को लाना, जिसमें क्या होगा, हमारा जो डीलिंग्स हो रही है स्टॉक एक्सचेंज पे एक फॉर्मल एग्रीमेंट के थ्रू होगा, तो हमारा लिस्टिंग है। अब लिस्टिंग एग्रीमेंट क्या है? उसमें सारी हमारी टर्म्स और कंडीशंस लिखी होंगी, डिस्क्लोजर्स लिखे होंगे, कंपनी जो कर रही है एक्सचेंज के साथ, जो भी मतलब एक्सचेंज पर हो रहा है, ठीक है। फिर डी लिस्टिंग क्या है? सिक्योरिटीज़ को डिलीट कर दो, डी लिस्ट कर दो, हमारा परमानेंट रिमूव कर दो सिक्योरिटीज़ को लिस्टेड कंपनी की स्टॉक एक्सचेंज से, ठीक है। देन सेबी का क्या रोल है इशू में? कोई भी कंपनी अगर पब्लिक इशू या लिस्टेड कंपनी जो है राइट इशू लाना चाहती है 50 लाख से ऊपर, तो वो एक फाइल करते हैं ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट। फिर सेबी उसे ऑब्जर्व करती है, और फिर अगर ऑब्जर्वेशन मिल जाती है, सेबी की वैलिडिटी पीरियड होता है सेबी की ऑब्जर्वेशन का 3 मंथ्स, तो फिर तभी कंपनी जो है वो इशू स्टार्ट कर सकती है। क्या इसका मतलब है कि सेबी रेकमेंड करती है कोई इशू? तो सेबी कोई इशू को रेकमेंड नहीं करती है, वो सिर्फ क्या करती है, साउंडनेस जो है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी कि साउंडनेस देखना किसी स्कीम की और एडिक्वेट डिस्क्लोजर्स करना, ये सब चीज़ें देखते हैं। तो क्या सेबी का टैग एक पर्सन की मनी को सेव कर देगा? तो इन्वेस्टर जो है ना वो एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेता है अपने हिसाब से। तो रिस्क फैक्टर्स देखने होते हैं, तो हमें वॉर्न किया जाता है सब चीज़ों के लिए। तो सेबी का टैग हमारी मनी को सेफ नहीं कर देता है, ओके।
नाउ सेबी इससे कोई मतलब लिंक्ड नहीं है कि वो हमारी मनी को सेव कर रहा है, वो सिर्फ हमें गाइड कर रहा है, हमें गाइडलाइंस प्रोवाइड कर रहा है। नाउ कम्स कि क्या इंडियन कंपनीज जो है फॉरेन करेंसी रिसोर्सेज को रेज कर सकती है? यस, बिल्कुल कर सकते हैं। दो तरह के इशू हैं हमारे पास। फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स हैं जिन्हें न्यू यूरो इश्यूज कहते हैं, और हमारा ऑर्डिनरी शेयर्स जो हैं वो डिपॉजिटरी रिसीट्स के थ्रू होता है, ग्लोबल डिपॉजिटरी और अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स। नाउ एडीआर क्या है? जिस फिजिकल सर्टिफिकेट है जिसमें ओनरशिप मिल रही है अमेरिकन डिपॉजिटरी शेयर्स की। एडीएस भी वही है, हमारा यूएस डॉलर डिनोमिनेटेड फॉर्म है इक्विटी की ओनरशिप की। नाउ हमारे पास है ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट। ये क्या है? फिनेंस व्हीकल है जिसमें अलाउ कर रहे हैं हम, रेस कर रहे हैं कैपिटल दो या दो से ज़्यादा मार्केट्स में, है ना, ग्लोबल ऑफरिंग करके। तो इसमें क्या है, हमारा ये यूज़ होता है पब्लिक या प्राइवेट मार्केट्स में, इनसाइड या आउटसाइड यूएस। तो इसमें ये एक नेगोशिएबल सर्टिफिकेट है जो हमें रिप्रेजेंट करता है कंपनी की ट्रेडेड इक्विटी या डेट को। तो अंडरलाइंग शेयर्स है, मान लो ऐसे हो सकते हैं कि फिक्स रेशियो हो सकती है उनकी कि 8 GDR जो है वो 10 शेयर के बराबर है। सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद चैप्टर 4। व्हाट इज सेकेंडरी मार्केट? हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सेकेंडरी मार्केट वो है जहाँ पर ऑलरेडी जो लिस्ट हो चुकी हैं सिक्योरिटीज़ उनको ट्रेड किया जाता है ना, जो प्राइमरी मार्केट में आ चुकी हैं, ट्रेड हो चुकी है ना। फिर इसका रोल क्या है? तो हमें एक प्लेटफॉर्म देना सिक्योरिटीज़ में ट्रेड करने के लिए, है ना। फिर अब डिफरेंस क्या है दोनों में? तो प्राइमरी मार्केट जहाँ पर पहली बार इशू होता है ना, और सेकेंडरी नया इशू था। और सेकेंडरी में क्या है, जहाँ पर ऑलरेडी जो सिक्योरिटीज़ डील हो चुकी हैं उन वो डील होती हैं, है ना। सुनाओ अब क्या है, रोल क्या है स्टॉक एक्सचेंज का? तो स्टॉक एक्सचेंज जो है सुपरविजन में रेगुलेटरी बॉडी जो है हमारी सेबी, उसके अंडर क्या करता है, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहाँ पर बायर और सेलर जो है वो मीट करके ट्रांजैक्ट करते हैं सिक्योरिटीज़ में। अब ये नहीं है कि उन्हें फिजिकली मीट करना है, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है ये जिसमें एनएसई जो है हमारा इलेक्ट्रॉनिक है ना। इसमें कोई नीड नहीं है कि हमें फिजिकल लोकेशन में मिलना है ट्रेड करने के लिए, हमें कंप्यूटराइज ट्रेडिंग स्क्रीन मिली हुई है ना। तो हम इंटरनेट की फैसिलिटी को यूज़ करके हम अपना ट्रेडिंग कर सकते हैं, है ना। अब है हमारा डीम्यूचुअलाइजेशन और म्यूचुअलाइजेशन क्या है? तो डीम्यूचुअलाइजेशन में क्या है, एक लीगल स्ट्रक्चर है जहाँ पर ओनरशिप, मैनेजमेंट और ट्रेडिंग, ये तीन काम तीन अलग अलग लोग करते हैं, सेग्रीगेट कर दिए गए हैं। पहले क्या होता था, म्यूचुअल एक्सचेंज में ये तीनों काम एक ही पर्सन करता था। तो उस टाइम पर क्या होता था ना, कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट होते थे डिसीजन मेकिंग में, तो इसलिए इन तीनों को अलग कर दिया गया है। नाउ कम स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग। जो ट्रेडिंग है स्टॉक एक्सचेंजेस पर, वो पहले होती थी ओपन आउटक्राई सिस्टम में, है ना। बट अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के आने से क्या हुआ है कि एफिशिएंसी आ गई है, हमारी लिक्विडिटी आ गई है, ट्रांसपेरेंसी आ गई है। पहले वाला जो था सिस्टम हमारा टाइम कंज्यूमिंग था, इनएफिशिएंट था, और लिमिट थी कि कितने लोग एक बार में आकर ट्रेड कर पाएंगे, है ना। अब जो है हमारा नेशन वाइड ऑनलाइन फुली ऑटोमेटेड स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम है, SBTS, स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम, जहाँ पर एक मेंबर पंच कर सकता है कंप्यूटर पर जितनी भी क्वांटिटीज़ उसे परचेज़ करनी है, जितनी भी ट्रांजैक्शन करनी है, उसे सेल करनी है, बाय करनी है, तो ऐसे करके ट्रेडिंग अब होती है। नीट क्या है? NSE जो है पहला एक्सचेंज है वर्ल्ड का जिसने सैटेलाइट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को यूज़ किया, जिसे बोलते हैं नीट, नेशनल एक्सचेंज फॉर ऑटोमेटेड ट्रेडिंग। इसने मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज़ किया और टाइम भी इसमें कम लगता है, और जो भी हमारा ट्रेडिंग है वो आराम से हो जाती है। नाउ कम्स कैसे हमें ऑर्डर प्लेस करने हैं ब्रोकर के पास चले जाओ या कॉल कर दो, इंटरनेट पे बता दो जो भी हमें डीलिंग करनी है ना। फिर कैसे हम एक्सेस लेंगे इंटरनेट बेस्ड ट्रेडिंग फैसिलिटी का? तो बहुत सारे ब्रोकर्स हैं NSE पर जो ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, है ना। तो हम जो भी ऑथराइज्ड है उससे कांटेक्ट करके अपना डीलिंग कर सकते हैं। सो नाउ
कॉन्ट्रैक्ट नोट क्या है? कॉन्ट्रैक्ट नोट जैसे कि हम नॉर्मल मार्केट में जाते हैं, शॉपिंग करते हैं, बिल मिलता है ना, वैसे ही जब हम सिक्योरिटीज़ में डील करते हैं ना, ट्रेड करते हैं, तो हमें कॉन्ट्रैक्ट नोट मिलता है। इसमें क्या क्या लिखा होता है? नेम, एड्रेस, सेबी का रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है, मेंबर का, ब्रोकर का नेम जो होता है, पार्टनर का है ना, मेंबर ब्रोकर का, देन प्रोप्राइटर, ऑथराइज सिग्नेटरी, देन ट्रेड नंबर, ट्रेड टाइम, ब्रोकरेज क्या है, परचेज और सेल रेट क्या है, सिग्नेचर हो गए हमारे स्टॉक ब्रोकर के, है ना, तो ये सब चीज़ें होती हैं इसमें। नाउ मैक्सिमम ब्रोकरेज जो है वो कितनी चार्ज कर सकते हैं? 2.5%। अब क्यों हमें ट्रेड करना होता है? रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पे, क्योंकि इन्वेस्टर को क्या चाहिए? प्रोटेक्शन चाहिए, इसलिए वो एक रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पर डील करता है ताकि उसके ग्रीवेंसेस को सॉल्व कर सके, है ना। अब कैसे हमें पता चलेगा कि जो ब्रोकर है और सब ब्रोकर है वो रजिस्टर्ड है? तो हमें पता चलेगा सर्टिफिकेट, जो उसके पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है ना, जो सेबी ने उसे इशू करा है, तो उस पर INB स्टार्टिंग में लिखा होगा ब्रोकर के और INS लिखा होगा सब ब्रोकर के। क्या प्रिकॉशंस है जो हमें लेने हैं? इन्वेस्ट करने से पहले हमें ध्यान रखना है हमारा ब्रोकर रजिस्टर्ड हो, ठीक है, अनरजिस्टर्ड इंटरमीडियरी के साथ डील नहीं करना, इंश्योर करना है कि कॉन्ट्रैक्ट नोट लेना है, ठीक है। देन सारी इन्वेस्टमेंट में रिस्क होता है, तो हमें देखना है कि हम उस रिस्क को टॉलरेट कर सकते हैं या नहीं, ठीक है। इंटरनेट वेबसाइट पे कोई अट्रैक्टिव अगर प्रमोशन है तो उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होना हमें, है ना। लो प्राइस का जो स्टॉक है हम उससे बहुत ज़्यादा हाई रिटर्न नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, बहुत कॉशियस रहना होता है हमें जो भी एक्टिविटी वहाँ पर हो रही है ट्रेडिंग मार्केट में। नाउ क्या डूज एंड डोंट्स हैं? तो हमें ध्यान रखना है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हो इंटरमीडियरीज के पास, है ना, वो हमें सारी डिटेल्स दे हमारी, हम उसको सारी डिटेल दें अपनी ये वाली नो योर क्लाइंट फॉर्म पे, है ना। फिर जो है इंश्योर करें कि हमें कॉन्ट्रैक्ट नोट मिल जाए 24 आवर्स के अंदर, जब भी हमारी ट्रांजैक्शन हुई है। अनसाइंड या डुप्लीकेट कॉन्ट्रैक्ट नोट हमने नहीं लेना, ठीक है। नोट अगर हमें अनऑथराइज पर्सन ने किसी ने साइन करके दिया है तो वो भी नहीं लेना, है ना। अब आते हैं हमारे प्रोडक्ट्स जिन्हें हम सेकेंडरी मार्केट में डील करते हैं। तो दो टाइप्स के हैं, शेयर्स हैं और बॉन्ड्स हैं। शेयर्स कौन से होते हैं? सबसे पहले इक्विटी शेयर्स देखते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं हम? ऑर्डिनरी शेयर। ये हमारा फ्रैक्शनल ओनरशिप बताते हैं एक बिजनेस में, इक्विटी और शेयर जैसे हमने पहले भी पढ़ा है ना। फिर आते हैं हमारे राइट इशू या राइट शेयर्स, ये भी हमने पढ़े थे कि जिसमें क्या होता है एक रेशियो में हमें ऑफरिंग मिलती है, जैसे कि राइट मिलता है कि मान लो इशू है जो हमारा न्यू सिक्योरिटीज़ का, वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को मिल रहा है जिसके पास ऑलरेडी शेयर्स हैं, जैसे मान लो 2:3 रेशियो दे रहे हैं। तो राइट इशू क्या बोल रहा है कि 2 शेयर मिलेंगे उसको जिसके पास ऑलरेडी 3 शेयर है, ठीक है, 125 पर शेयर पे, प्राइस भी बता देते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स कौन से होते हैं? जिसमें जो ओनर्स होते हैं ना उनको फिक्स डिविडेंड मिलता है, या डिविडेंड जो होगा कैलकुलेट किया जाता है फिक्स रेट पे, जो पे किया जाएगा रेगुलरली बिफोर डिविडेंड, इक्विटी वालों से पहले इनको दिया जाता है। फिर हमारे हैं बोनस शेयर्स, इनमें क्या होता है कि कंपनीज इशू करती है शेयर होल्डर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट में, कि जितने उनके पास है उसके अकॉर्डिंग शेयर्स, है ना। देन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स है, ये वो है जिसमें डिविडेंड जो है इकट्ठा होता है अगर इफ़ रिमेन अनपेड, और उन्होंने नहीं दिया, ठीक है, तो क्या होगा, जो एरियर्स होंगे ना प्रेफरेंस डिविडेंड के वो देंगे बिफोर पेइंग डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर के डिविडेंड से पहले इनको दे देंगे। अब क्यूमुलेटिव कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स में क्या है, ये टाइप है प्रेफरेंस शेयर का जिसमें क्या होता है कि जो डिविडेंड है पेबल है, ठीक है, अगर मान लो एक्यूमुलेट हो गया, अगर पे नहीं करा गया एक स्पेसिफाइड डेट तक, तो ये वाले जो शेयर्स है कन्वर्ट हो जाएंगे हमारे इक्विटी कैपिटल में। अब बॉन्ड क्या है, जिसमें एक मनी जो है लेंड की जाती है ना, लोन दिया जाता है, में मैच्योरिटी डेट होती है उसमें, है ना। फिर क्या होता है, पीरियोडिक इंटरेस्ट पेमेंट्स होती हैं। फिर जिसके टाइप्स है वो क्या है, ज़ीरो कूपन बॉन्ड होता है एक, जो इशू करते हैं डिस्काउंट पे और रीपे किया जाता है फेस वैल्यू पे, और इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं पे किया जाता। और जो डिफरेंस होता है ना इशू प्राइस और रिडेम्पशन प्राइस पे, वो बताता है कि जो रिटर्न है ना होल्डर का वो बताता है। तो जो बायर है इनका वो 1 टाइम पेमेंट लेता है, दैट इज़ मैच्योरिटी ऑफ बॉन्ड पे।
फिर कन्वर्टेबल बॉन्ड होता है। देन इसमें क्या होता है कि एक बॉन्ड है, ये क्या कर रहे हैं, गिविंग द इन्वेस्टर द ऑप्शन टू कन्वर्ट। ये कन्वर्टेबल नाम से ही पता चल रहा है, जो बॉन्ड को हम इक्विटी में कन्वर्ट कर देंगे फिक्स कन्वर्जन प्राइस पे। ट्रेजरी बिल्स क्या होते हैं, शॉर्ट टर्म होते हैं, डिस्काउंट सिक्योरिटी होती है बेयरर जो गवर्नमेंट इशू करती है एज अ मीन्स ऑफ फाइनेंसिंग देयर कैश रिक्वायरमेंट, अपनी कैश रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए। एंड नाउ क्यों हम इक्विटी में इन्वेस्ट करें पर्टिकुलरली, क्योंकि इक्विटीज़ जो है ना वो मोस्ट रिवॉर्डिंग होती हैं लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए। अगर हम इनमें इन्वेस्ट करते हैं ना, लॉन्गर टेन्योर होता है, तो ये बहुत अच्छे रिटर्न्स देते हैं किसी भी इन्वेस्टमेंट पे। ये रिसर्च स्टडीज़ ने बताया, प्रूव किया है इनफैक्ट। अब कौन से फैक्टर्स है जो इन्फ्लुएंस करते हैं हमारा प्राइस स्टॉक का? दो फैक्टर्स है हमारे पास, स्टॉक स्पेसिफिक और मार्केट स्पेसिफिक। स्टॉक स्पेसिफिक में क्या होता है ना, लोगों की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं एक कंपनी से, ठीक है, फ्यूचर अर्निंग कैपेसिटी क्या है, फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है कंपनी की, मैनेजमेंट कैसा है, लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, मार्केटिंग स्किल्स, ये सब कैसे हैं। और मार्केट स्पेसिफिक में क्या आएगा कि इन्वेस्टर के सेंटिमेंट्स जुड़े हुए हैं स्टॉक मार्केट से एज अ होल। तो ये जो है हमारा एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है रादर दैन दी परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी। फिर हमारे पास है ग्रोथ स्टॉक और वैल्यू स्टॉक। ग्रोथ स्टॉक कौन से होते हैं? कंपनीज जिनका पोटेंशियल जो है ग्रोथ का, सेल्स अर्निंग्स बहुत अच्छा चल रहा है, एक्सीलेंट है और ग्रो कर रहे हैं वो फास्टर देन एनी अदर कंपनीज, ठीक है। और ये जो है लिटिल डिविडेंड देते हैं, नो डिविडेंड देते हैं, क्यों? क्योंकि वो री इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने बिजनेस में एक्सपैंड करने के लिए। और वैल्यू स्टॉक में क्या होता है ना, ये वो स्टॉक है जो ओवरलुक हो जाते हैं, इनकी हिडन वैल्यू होती है। ये जो कंपनीज होती है ना, इनके बीटन डाउन, मतलब प्राइस जो है इनके बीटन डाउन है, क्यों? कोई बैड इवेंट हो गया, कुछ ऐसा रीज़न हो गया है ना। तो इसमें क्या है, अभी तो इनकी वैल्यू कम है, बट आगे आने वाले फ्यूचर में इनकी वैल्यू जो है काफ़ी अच्छी हो सकती है। ये ऐसे मतलब स्टॉक्स हैं। नाउ अब हमारे पास आता है नेक्स्ट टॉपिक, कैसे हम एक्वायर करते हैं इक्विटी शेयर्स को। तो हम सब्सक्राइब कर सकते हैं इशू में जो कंपनीज लाती हैं प्राइमरी मार्केट में, है ना। ऑल्टरनेटिवली हम सेकेंडरी मार्केट से भी परचेज़ कर सकते हैं, सेबी को अप्रोच कर सकते हैं, ब्रोकर को सेबी में, सेबी के थ्रू, है ना। देन बिड प्राइस और आस्क प्राइस क्या है? बिड प्राइस क्या होता है? हमारा बायर का प्राइस, है ना, बायर प्राइस। जब हमें ये हमें पता होना चाहिए जब हमें कुछ सेल करना है स्टॉक, है ना। और इसके लिए क्या है, इसमें हमें पता चलेगा कि वो प्राइस जिस पे एक रेडी बायर है, ठीक है, फॉर द स्टॉक विच यू इंटेंड टू सेल, जिसे हम सेल करना चाहते हैं, उसके लिए हमारे पास एक बायर है। फिर आस्क प्राइस क्या है, वो हमें कब पता होगा? जब हम कुछ बाय करने वाले हैं, है ना। अब ये जो प्राइस है हमारा कि हमारे पास एक सेलर है, तो तभी हम बाय कर पाएंगे ना, तो वो आस्क प्राइस होता है हमारा। देन कम्स पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो क्या है? कॉम्बिनेशन है अलग अलग इन्वेस्टमेंट एसेट्स का, जिन्हें मिक्स मैच किया जाता है ताकि इन्वेस्टर के गोल्स को अचीव कर सकें। क्यों करते हैं ऐसा? डाइवर्सिफिकेशन, अपनी रिस्क को मैनेज करने के लिए। क्योंकि अगर हम एक ही जगह इन्वेस्ट कर देंगे तो क्या होगा, मान लो उसमें लॉस हो गया तो हमारा पूरा लॉस हो जाएगा, है ना। तो हम क्या करते हैं, डाइवर्सिफाई कर देते हैं, कुछ किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया, कुछ किसी में कर दिया, थोड़ा इक्विटी में कर दिया, थोड़ा बॉन्ड में कर दिया, तो क्या मिक्स हो जाता है, तो हमारा रिस्क जो है वो थोड़ा कम हो जाता है, मैनेज हो जाता है। अब क्या एडवांटेजेस है इसकी? यही जो जैसे मैंने बताया कि और नॉट पुटिंग ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। एक ही बास्केट में सब एग्स रखेंगे तो सब टूट जाएंगे, है ना। तो क्या है, हमें अलग अलग जगह पर इन्वेस्ट करना होता है। नाउ डेट इंस्ट्रूमेंट क्या है? वही जो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि जिसमें एक पार्टी दूसरी पार्टी को कुछ लेंड करती है मनी, है ना, और उसके बदले में कुछ इंटरेस्ट होता है उनका, वो मिलता है, साथ में प्रिंसिपल मिलता है, सब कुछ पहले से डिसाइडेड होता है। कब मिलता है? मैच्योरिटी पे मिलता है। नाउ डेट इंस्ट्रूमेंट के 3 फीचर्स है, जैसे मैंने अभी बताया ना, मैच्योरिटी है, कूपन है जो हमारा पीरियोडिक इंटरेस्ट है, मैच्योरिटी क्या है? डेट जिस पे वो मैच्योर होगा, और प्रिंसिपल है जितना अमाउंट हमने बोरो किया था, है ना। इंटरेस्ट पेबल क्या है? डिबेंचर पे जो इंटरेस्ट
अगर हमने किसी से बोरो करा है मनी तो हम उसे कुछ इंटरेस्ट देंगे, है ना। तो वही क्या है हमारा, इसमें भी इंटरेस्ट पे किया जाता है अगर हम किसी से लोन ले रहे हैं तो। जैसे नाउ इसके सेगमेंट्स क्या है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स है, PSU बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज़ है। अब पार्टिसिपेंट्स कौन है इसमें, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, म्यूचुअल फंड्स, प्रोविडेंट फंड, इंश्योरेंस कंपनीज, कॉर्पोरेट, ये सभी है ना। अब क्या बॉन्ड्स को हम जाना रेट करते हैं क्रेडिट क्वालिटी पे, तो ज़्यादातर जो बॉन्ड्स और डिबेंचर्स होते हैं ना वो इशू करते हैं ना, वो रेट होते हैं स्पेशलाइज्ड क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती हैं, जैसे कि क्राइसिल, केयर, ICRA, फिच, ये सारी हमारी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है। तो ये बताती हैं जो यील्ड होगा ना बॉन्ड पे वो इन्वर्सली वेरी करेगा क्रेडिट सेफ्टी रेटिंग से। जितनी ज़्यादा सेफ होगी इंस्ट्रूमेंट उतना ही लो वो इंटरेस्ट देंगे। अब कैसे हम एक्वायर करते हैं डेट मार्केट में सिक्योरिटीज़, परचेज कर लो सेकेंडरी मार्केट में, या वही गवर्नमेंट अगर कोई इशू ला रही है तो उसमें सब्सक्राइब कर दो। नाउ कम्स आवर फाइनल चैप्टर, डेरिवेटिव्स। फॉरवर्ड क्या है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है जो कस्टमाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब दो पार्टीज़ ने अपने अकॉर्डिंग बनाया हुआ है ना। अच्छा, तो इसमें क्या होता है, फ्यूचर की डेट में होता है और प्राइस पहले से डिसाइड कर लेते हैं। फ्यूचर क्या है, फ्यूचर भी एक कॉन्ट्रैक्ट है, दो पार्टीज़ के बीच में ही है, बट ये कस्टमाइज्ड नहीं है, ये एक्सचेंज पर ट्रेड होता है। इसलिए जो प्राइस और टाइम तो ये पहले से डिसाइड कर लेते हैं फ्यूचर में होगा, बट जो टर्म्स और कंडीशंस है वो एक्सचेंज के अकॉर्डिंग होती है, क्योंकि एक्सचेंज पे ट्रेड होता है। फिर आता है हमारा ऑप्शन। ऑप्शन क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है जो राइट दे रहा है, कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, राइट दे रहा है कि बाय कर लो, सेल कर लो अंडरलाइन को एक स्टेटेड डेट पे, स्टेटेड प्राइस पे। और जब एक बायर जो है क्या करता है, पे करता है प्रीमियम, तो उसे बोलते हैं हम ऑप्शन प्रीमियम। राइटर ऑफ एन ऑप्शन इज़ द वन, राइटर जो है वो रिसीव करेगा, है ना, और जो बायर है वो पे करता है। वारंट क्या होते हैं, जनरली जो ऑप्शन है हमारे 1 ईयर तक होते हैं, ज़्यादातर ऑप्शन 9 मंथ्स के होते हैं, बट जो लॉन्गर डेटेड ऑप्शन होते हैं ना उन्हीं को वारंट कहा जाता है, और वो ट्रेड होते हैं ओवर द काउंटर। अब ऑप्शंस जो है हमारे दो टाइप्स के हैं, कॉल और पुट। कॉल क्या करता है, बायर को राइट दे रहा है, कॉल क्या कर रहा है, बायर को राइट दे रहा है, ऑब्लिगेशन नहीं है, राइट दे रहा है कि आप बाय कर लो क्वांटिटी अंडरलाइंग एसेट की एक गिवन प्राइस पे, बिफोर या ऑन और बिफोर अ गिवन फ्यूचर डेट। और पुट में क्या है, राइट मिल रहा है सेल करने का, अंडरलाइंग कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, राइट मिल रहा है कि सेल कर दो एक अंडरलाइंग एसेट को एक गिवन प्राइस पे, वही सेम कंडीशन है ऑन और बिफोर अ गिवन फ्यूचर डेट। फ्यूचर ऑप्शन प्रीमियम, जैसे मैंने बताया जब भी कोई बाय करते हैं ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट तो बायर को प्रीमियम देना होता है। ये प्रीमियम क्यों देते हैं, क्योंकि हमें राइट मिल रहा है बाय और सेल करने का। तो ये प्राइस है जो ऑप्शन बायर दे रहा है ऑप्शन सेलर को, क्योंकि उसे राइट टू बाय और सेल मिल रहा है। अब एक्सचेंज, कमोडिटी जहाँ पर चीज़ों को एक्सचेंज किया जाता है, तो एक एसोसिएशन है, कंपनी है, बॉडी कॉर्पोरेट है, जहाँ पर फ्यूचर ट्रेडिंग होती है हमारी कमोडिटीज़ की, है ना, फ्यूचर्स में ट्रेड होता है जिसे अभी हमने पढ़ा। अब कमोडिटी क्या है, तो कमोडिटी क्या है, FCRA फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1952 बताती है कि गुड्स, ठीक है, एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी है जिसे हम मूव कर सकते हैं, अदर दैन एक्शनेबल क्लेम्स नहीं हो, वो मनी सिक्योरिटीज़ नहीं हो, ठीक है ना। फ्यूचर्स ट्रेडिंग इज़ ऑर्गेनाइज्ड इन सच गुड्स और कमोडिटीज़, फ्यूचर्स में इनको ट्रेड किया गया, ऑल गुड्स एंड प्रोडक्ट्स, जैसे कि एग्रीकल्चरल हमारे हो गए, प्लांटेशन, मिनरल, फॉसिल ओरिजिन जिनका है ना, ये सब चीज़ों को ट्रेड किया जाता है। अब कमोडिटी की डेरिवेटिव मार्केट कौन सी है, जहाँ पर कमोडिटीज़ को ट्रेड किया जाएगा, वीट, सोयाबीन, कॉटन एट्सेट्रा, प्रेशियस मेटल्स हैं हमारी, ये सब चीज़ें हैं ना, कमोडिटी हैं, तो इन सब को ट्रेड किया जाएगा, गोल्ड, सिल्वर एट्सेट्रा। सो यहाँ पर हमारा लास्ट टॉपिक है पूरे मिड टर्म को, सिलेबस को कंप्लीट होने में। तो डिफरेंस क्या है फाइनेंशियल डेरिवेटिव और कमोडिटी डेरिवेटिव में। फाइनेंशियल डेरिवेटिव जैसे हमने अभी डिस्कस करा, इसमें सिक्योरिटीज़ होती हैं, शेयर्स, बॉन्ड, डिबेंचर्स, वही होंगे अंडरलाइंग, है ना। और कमोडिटी डेरिवेटिव में कमोडिटीज़ में डील होता है, तो वो अंडरलाइंग उसमें कमोडिटी होगी, है ना। फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स में क्या होता है, कैश में सेटल होते हैं वो,
तो वो बल्कि नहीं है, उसमें फैसिलिटी नहीं चाहिए स्टोरेज की, और कमोडिटी में हमारा फिज़िकल सेटलमेंट होती है, इसलिए उन्हें वेयर हाउसिंग की नीड होती है। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। इसके साथ हमारी मिड टर्म की FMM की रिविज़न होती है कंप्लीट। डन।